नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ इस वेबिनार में उपस्थित श्री शैलेश जी, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, सुश्री सोलरेड हैरो, यूनिसेफ रिप्रेजेंटेटिव, इंदिरा मल्लू जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, SR शर्मा जी, कविता भंडारी जी, श्री राजेंद्र कश्यप जी, और यहाँ उपस्थित दिशा योजना के सभी वॉलेंटियर्स, यहाँ उपस्थित न्याय बंधु कार्यक्रम के वॉलेंटियर एडवोकेट्स और दिशा योजना से लाभान्वित होने वाले सभी बंधुगण, भगिनीगण। आज का जो विषय है वो देखभाल एवं मदद की आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में बात करने के लिए निर्धारित किया गया है। भारत में किशोर न्याय अधिनियम है। आपने पहले इंदिरा जी की प्रेजेंटेशन में भी देखा और उसके पूर्व के वक्ताओं ने भी आपको काफी सारी चीजें बताई होंगी। किशोर न्याय अधिनियम अपने आप में एक अनूठा कानून है। अनूठा इस तरीके से उसको कह सकते हैं कि एक कानून जिसके नाम में ही देखभाल व संरक्षण जुड़ा हुआ है। इस कानून को जब हम पूरा बोलते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, देखभाल एवं संरक्षण। तो ये एक कानून ही ऐसा कानून है जो ना केवल बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में दंड देने की बात करता है, ये कानून बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए व्यवस्थाओं का निर्माण, एक पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया, जो बच्चे किसी कारण विधि बाधित हो जाते हैं, उनसे किसी कानून का उल्लंघन हो जाता है, उनको किस प्रकार समाज में रिहेबिलिटेट किया जाए वापस, उसकी भी बात करता है। और इसके साथ साथ ये कानून बच्चों के निमित्त बनने वाली संस्थाओं को रेगुलेट करने की भी बात करता है। तो ये लीगल प्रोसीजर्स भी बताता है, ये रेगुलेटर भी है, और ये पेनल पनिशमेंट्स की भी बात करता है। तो ये इस तरीके के कानून, आप जो कानून के विद्यार्थी हैं, जब आप देखेंगे तो ऐसे कानून जो सभी एस्पेक्ट्स पे चर्चा करते हैं बच्चों के, वो कम होते हैं। किशोर न्याय अधिनियम में डेफिनेशंस में ही ये बताया गया है कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन कौन होंगे, वो बच्चे कौन होंगे जिन्हें मदद एवं देखभाल की, संरक्षण की आवश्यकता होगी। आज हम उन पूरी की पूरी वो 14 अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज हैं, हम उन सब पे बात नहीं करेंगे। हम कम विषयों पे बात करेंगे और जहां आप लोगों की उपयोगिता है वहां बात करेंगे। भारत में अगर हम बाल संरक्षण के विषय को देखें तो हम उसे 3 भागों में देखेंगे। पहला भाग स्वतंत्रता के पहले का, दूसरा भाग स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के सन 2016 के जनवरी तक का। 2016 के जनवरी तक का इसलिए क्योंकि तब हमको 2015 का किशोर न्याय अधिनियम मिला, जो अभी तक का सबसे कारगर और इफेक्टिव कानून है। इसके पहले के लगभग 6 साढ़े 6 दशक, स्वतंत्रता के बाद से लेकर के 2016 तक के 6 साढ़े 6 दशक में जो हुआ है, उसके बारे में केवल यही कहा जा सकता है कि हम साइलोज में होकर बच्चों की देखभाल और संरक्षण को सुनिश्चित करने की कल्पना करते थे। देखिए, जहां बच्चों की बात आती है तो हमको ये समझना होगा कि बच्चे को हम एक इंडिविजुअल यूनिट मान के उसकी देखभाल, उसका संरक्षण सुनिश्चित नहीं कर सकते। बहुत दिनों तक हमारे देश में भी ऐसी पॉलिसीज रही, ऐसी व्यवस्थाएं रही कि हम जब बच्चों की बात करते थे तो केवल बच्चों की बात करते थे। आज भी कई यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं, कई यूरोपीय देश ऐसे हैं जहां वो बच्चे को परिवार से अलग एक इकाई मानते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हमने कई बार यूएन एजेंसीज के द्वारा भेजे गए कागजों के माध्यम से, कई बार फॉरेन एडवोकेसी ग्रुप जो एनजीओ के माध्यम से हमारे यहाँ काम करते थे, उनके कारण
कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को, कुछ ऐसी पॉलिसीज को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया जिनके कारण दिक्कत खड़ी हुई। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक यूरोपियन कंट्री का है जहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर 10 साल 8 साल की एज में बच्चे को उसका अलग बेडरूम नहीं दिया है, तो फिर वो बच्चा अपने माता पिता के साथ उसी बेडरूम में अगर सो रहा है तो वो सेफ नहीं है, उसके साथ यौन शोषण हो सकता है। मैं मुल्क का नाम नहीं लूंगा, आप सब समझदार लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, और जो हमारे साथ फील्ड से लोग जुड़े हुए हैं, उनको ये जानना बेहद आवश्यक है। जिन परिस्थितियों का ये देश सामना कर रहा है, आजादी के 70 साल बाद हम प्रधानमंत्री आवास योजना में जो एक घर दे रहे हैं वो भी एक कमरे का घर है, और हम उन कानूनों को एज इट इज अडॉप्ट करते आए हैं जो ये कहते हैं कि बच्चों को एक सर्टेन एज के बाद अगर अलग कमरा नहीं दिया तो उन बच्चों को स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट ले जाएगा और चिल्ड्रन होम में रख देगा। तो ये चिल्ड्रन होम का सारा कॉन्सेप्ट है, इसके इर्द गिर्द ही कई दिनों तक ऐसी स्कीम्स, ऐसी पॉलिसीज और ऐसे कानून बनते रहे जो ये इंश्योर करते रहे कि चिल्ड्रन होम्स या ऑर्फनेजेस वो फलते फूलते रहे, उनमें बच्चों की एक अच्छी खासी संख्या हमेशा बनी रहे। किशोर न्याय अधिनियम ये बात कहता है कि बच्चों का जो रिहेबिलिटेशन है वो फैमिलीज में होना चाहिए। किशोर न्याय अधिनियम ये बात पुरजोर तरीके से कहता है कि फैमिली बच्चों के लिए एक राइट है, फैमिली बच्चों का एक अधिकार है। इसलिए जब हम व्यवस्था की भी बात करते हैं तो ये देखना बहुत जरूरी है कि भारत जैसे देश में व्यवस्था या तो परिवार के हाथ में होगी, या व्यवस्था सरकार के हाथ में होगी, या व्यवस्था बाजार के हाथ में चली जाएगी। तो मैं बड़ी स्पष्टवादिता से यहाँ पे आपको ये बात कहूंगा कि जब बच्चों की देखरेख परिवार में नहीं हो रही तो सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक बाजार है, और वो बाजार उन फॉरेन फंडिंग एजेंसीज का है जिनके माध्यम से पैसा केवल इसलिए आता है कि बच्चों को ऑर्फनेजेस में रखा जा सके। तो यहाँ पे आपके वॉलंटियर्स का, एडवोकेट्स का, न्याय बंधुओं का सजग रहना बहुत जरूरी है जहां उनकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। देखिए, आयोग ने कोविड की सिचुएशन आने के बाद देश में ये देखा कि सबसे ज्यादा बच्चे चिल्ड्रन होम्स में कहाँ रखे गए हैं। ये चिल्ड्रन होम्स में वही बच्चे रखे जाते हैं जो सीएनसीपी हैं, यानी जिन बच्चों के विषय पे हम आज बात कर रहे हैं। तो देश के दक्षिणी हिस्से में 5 राज्यों में और महाराष्ट्र में, कुल मिला के इन 6 राज्यों में 1,80,000 बच्चों को ऑर्फनेजेस में या चिल्ड्रन होम्स में रखा गया था। हमने उनसे कहा कोविड का समय है, बच्चों को घर, जिनके माता पिता हैं, परिवार है, अभिभावक है, उनको घर भेज दीजिए, उनको नाहक चिल्ड्रन होम में मत रखिए, खतरा है। एक पूरी की पूरी मुहिम आयोग के इस रिकमेंडेशन के अगेंस्ट शुरू हुई। कालांतर में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट रूप से बच्चों की जो बेसिक प्रिंसिपल है देखभाल का कि उनको परिवार मिले, उसको ध्यान में रखा, और अंतोगत्वा 1,45,000 बच्चे घर जा पाए। लेकिन बच्चों को घर भेजने से जो लोग विरोध कर रहे थे, जब हमने उन एनजीओज के बारे में जानने की कोशिश की, तो आपको जो जो बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वो आपको हैरान कर देगी। हमने रैंडमली ऐसे 645 चिल्ड्रन होम्स को सेलेक्ट किया जिनको फॉरेन फंडिंग्स आ रही थी और जो बच्चों को ऑर्फनेजेस चला के उनमें रख रहे थे। उन 645 645 चिल्ड्रन होम्स चलाने वाले एनजीओ को एक वित्तीय वर्ष में, 2018-19 का आंकड़ा हमारे पास था, 2020 की मैं आपको घटना बता रहा हूं, एक वित्तीय वर्ष में 1,045 करोड़ रुपए उनको मिली थी। मतलब अगर हम उसको पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करते हैं, कुल कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च हुआ, तो तमिलनाडु जैसे राज्य में 4 लाख रुपए प्रति चाइल्ड तक, प्रति बच्चा तक उनको प्रतिवर्ष मिला। इतना पैसा चिल्ड्रन होम्स में बच्चों पे खर्च नहीं हो रहा है। कई तरीके की गलत प्रैक्टिसेस में बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ दिल्ली में जब अनेक प्रकार की एनार्किस्ट एक्टिविटीज हो रही थी 2020 की शुरुआत में, जब पूरी दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया गया और जगह जगह पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए गए सीएए और एनआरसी के खिलाफ, उस वक्त हमने चिल्ड्रन होम्स से बच्चों को ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल करवाने के लिए लाते हुए एनजीओ को भी आइडेंटिफाई किया और उनके अगेंस्ट एफआईआर करवाई।
तो ये जो इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं उस पर समाज को जागृत रहने की आवश्यकता है। यहाँ जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं उनका हम 3 जगहों पर, ये सीएनसीपी कैटेगरीज में जो बहुत सारे बच्चे होते हैं उनमें से तीन तीन चार विषयों पर भी अगर आप लोग थोड़ा सा समय दे पाएंगे तो बच्चों की बड़ी मदद हो सकेगी। वो बच्चे जो विक्टिम है सेक्सुअल एब्यूज के, उन बच्चों के रिहेबिलिटेशन के लिए हमको आवश्यकता होती है कि उनको कंपनसेशन प्रॉपरली मिल पाए, उनका रिहेबिलिटेशन के लिए उनको अमाउंट उनके इंडिविजुअल केयर प्लान के अकॉर्डिंग मिल पाए। वहां पे हमको उन लोगों की मदद की जरूरत है जो इन बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं। एक सेक्सुअल एब्यूज विक्टिम बच्चे का अकेले का पुनर्वास होना मुश्किल होता है। हमको कई दफा पूरे परिवार के पुनर्वास के लिए एक योजना तैयार करनी पड़ती है, और उसमें केवल चाइल्ड प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई स्कीम्स के अलावा मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं। एक डम एंड डीफ लड़की के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने रेप किया। वो 17 साल की बच्ची थी। उसके घर पर जब एनसीपीसीआर की टीम ने भी विजिट किया तो पता चला कि उसका उसके माता पिता नहीं है। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहते हैं, नाना नानी के पास। वो 3 भाई बहन रहते हैं। अब ये जाहिर बात है कि जब उस आदमी की बेल हो जाएगी तो वो दिन रात इस परिवार को थ्रेटन करेगा, इस लड़की को थ्रेटन करेगा कि वो उसके साथ कंप्रोमाइज करे। उस स्थिति में इनका रिहेबिलिटेशन, इनको इनको किसी दूसरी जगह पर बसाना ये आवश्यक होगा। लड़की का बड़ा भाई 22 साल का है और वो भी किसी कैटरर के पास वेटर के रूप में काम करता है। तो वहां पे आयोग ने रिकमेंडेशन किया कि अर्बन लाइवलीहुड मिशन में इसके भाई को कुछ लोन दे दिया जाए, इसकी छोटी बहन को किसी हॉस्टल में एडमिट कर दिया जाए। वो बच्चे सीधे सीधे किसी क्राइम के विक्टिम नहीं है, लेकिन उन दोनों को जब तक साथ में लेकर के हम नहीं चलेंगे तब तक इस बच्चे का रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से कॉम्प्रहेंसिव सोच के साथ रिहेबिलिटेशन प्लान बनाने में मदद करने वाले लोगों की देश में हमको आवश्यकता है। दूसरी, वो बच्चे जो चाइल्ड लेबर के विक्टिम हैं, चाइल्ड लेबर के विक्टिम बच्चों को इमीडिएटली कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनका बैक वेजेस काउंट होना चाहिए और वो पैसा उनके खाते में मिलना चाहिए। आयोग ने पिछले 2 साल में लगभग 2000 बच्चों को एक कंपनसेशन दिलवाया है जो जो पिछले 5 सालों से अटका पड़ा था। तो यहाँ पे हमको 2 तरीके के इंटरवेंशन की आवश्यकता है सोसाइटी के। एक वो कि ऐसे बच्चों का रिहेबिलिटेशन प्लान बनाने में, कंपनसेशन दिलवाने में मदद करने के लिए वकील आगे आए, क्योंकि वकीलों के आए बिना ये, चाहे वो सेक्सुअल एब्यूज के विक्टिम बच्चे हों चाहे वो चाइल्ड लेबर के विक्टिम बच्चे हों, कंपनसेशन मिलने में दिक्कत होती है। लीगल लड़ाइयां हैं। जो बच्चा चाइल्ड लेबर से रेस्क्यू होके आता है उसको बहुत देर तक ये नहीं पता होता कि रेस्क्यू करने वाला ही असल में उसका दोस्त है। वो तो ये मानता आ रहा था कि जहां मैं काम कर रहा हूं वो मुझे पैसे देता है, वो उसके साथ उन परिस्थितियों में खुश रहना सीख गया होता है। तो वहां पे हमको ना केवल साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, बल्कि उनका कंपनसेशन ही एकमात्र ऐसी चीज होती है जो उस एक्यूज्ड को कन्विक्शन तक पहुंचा सकती है। अगर हम कंपनसेशन नहीं देंगे तो कन्विक्शन होना मुश्किल होगा। ये चाइल्ड लेबर के मामलों में एक थंब रूल है, वहां आपकी मदद की जरूरत है। तीसरा, ट्रैफिकिंग के विक्टिम बच्चों को बहुत मदद की जरूरत होती है, खास तौर पे जब उनको रिपेट्रिएट करना होता है, रिस्टोर करना होता है। कई बार उनके मदर डायलेक्ट के लोगों की को सुनने समझने वाले लोगों की आवश्यकता होती है, कई बार कन्वर्जेंस स्टेब्लिश करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन डेफिनेटली लीगल फैटर्निटी से जुड़े लोगों की आवश्यकता वहां पे होती है। हर बच्चा जो सीएनसीपी होगा उसका एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनेगा, उसके बेसिस पे उसका इंडिविजुअल केयर प्लान बनेगा। आयोग ने 34 ऐसी स्कीम्स को आइडेंटिफाई किया है जो बच्चों के अलावा बच्चों के परिवारों को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन कर सकती हैं, जिससे कि बच्चों का रिहेबिलिटेशन इंश्योर हो सके। कोविड के दौरान जो भी बच्चे कोविड से अफेक्टेड हुए हैं या कोविड के अलावा किसी कारण से उन्होंने अपने माता पिता या कमाने वाले सदस्य को खोया है, 2020 के अप्रैल से ऐसे जितने भी बच्चे हैं उनका डेटा कमीशन अपने बाल स्वराज पोर्टल पे स्टोर करता है, ट्रैक करता है। 6 स्टेजेस हैं उसमें बच्चों का डेटा आने की। पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर उसका सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फिर उसका इंडिविजुअल केयर प्लान, फिर स्कीम्स के साथ उसकी लिंकिंग, उसके बाद सीडब्ल्यूसी का रिस्टोरेशन का ऑर्डर और फिर फॉलोअप। इन 6 स्टेजेस में हमको मदद की आवश्यकता है। जहां आप लोग मदद कर सकें,
इसी प्रकार चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन के लिए एनसीपीसीआर की वेबसाइट पे रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में हम लोगों ने एक पोर्टल क्रिएट किया है, जहां लोग दो तरीके से मदद कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी और एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी। आप जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स या न्याय बंधु हैं, उनकी मदद की यहाँ ये आवश्यकता है कि या तो आप बच्चों को रिपोर्ट कर सकते हैं उस पोर्टल पे कि बच्चे कहाँ हैं, जीपीएस लोकेशन को मार्क करके हम वहां पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को पहुंचा सकते हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए। दूसरी मदद, आप काउंसलिंग, मेडिकल एड, लीगल एड, किसी भी प्रकार की हेल्प अगर पहुंचाना चाहते हैं तो सिटीजन पोर्टल पे प्लीज खुद को रजिस्टर कर लीजिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ही है कि इस तरीके की चीजों की वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिए। हम ऑर्डर आपके डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर लेंगे। आपसे गुजारिश होगी कि जो दिशा के वॉलंटियर्स हैं, दिशा का जो फील्ड स्टाफ है, उनके माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इन ऑर्डर्स को हम वाइडली पब्लिसाइज कर पाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसके लाभ ले सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पब्लिक मूवमेंट में जुड़ सके कि हमको बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल देने की तरफ आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच।